हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले मैंने डीएलएड से संबंधित एक इन्फॉर्मेशन वीडियो डाला था। उसमें बताया था कि जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच है और 2019 बैच का जो है सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है अगले महीने हो सकता है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप तैयारी में थोड़ी सी कमी रखते हैं या फिर चीज़ों को अच्छे से देख के नहीं जाते हैं तो आपके सेमेस्टर में जो है कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें बैक लगने की समस्या आती है। जैसे उनमें से एक मैथ है और इंग्लिश है। तो इन सब विषयों में जो है बैक लग जाता है। और बैक लगने का मतलब ये है कि आपका जो पेपर होगा वो 25 नंबर का होगा और 25 में अगर आप 12 नंबर से कम पाते हैं तो आपका इस विषय में बैक माना जाता है, यानी कि आप फेल माने जाते हैं। तो उस टाइम बहुत समस्या हो जाता है अगर आपका 12 से कम नंबर आता है, क्योंकि फिर आपको यही पेपर अगले सत्र के साथ देना होगा, जो अगला आपका बैच होगा उसके साथ देना होगा। तो काफ़ी समस्या हो जाती है और एक मानसिक तनाव हो जाता है। तो क्यों ना हम पहले से ही तैयारी करें और ऐसा करें कि हमारा बैक ना लगे। तो जो 2018 बैच के लोग हैं उनका जो है ये फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और इस बार जिनका लास्ट मतलब एग्ज़ाम है पूरे डीएलएड का, तो अगर इसमें आपका बैक लग जाता है तो आप पास ना हो करके फिर से आप परेशान रहेंगे कि जब 2019 बैच का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप दे पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आज ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम 2018 बैच के जो फोर्थ सेमेस्टर के लोग हैं उनके लिए ये तैयारी किया जाएगा, यानी कि आप फोर्थ सेमेस्टर को काफ़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो जो आएंगे अभी देखिए, हम पहले तो 2017 बैच का यानी कि आपके जो पुराने बैच हैं उनका जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के बाद हम कुछ क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज या टाइप वाइज देख लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। या मान के चलिए एक गेस्ट पेपर होगा वो, अगर मान लीजिए हम अगर 5 वीडियो या 6 वीडियो या 8 वीडियो लाते हैं तो अगर आप पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर है बड़े आसानी से निकल जाएगा, यानी कि आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज का ये क्लास जो है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जिनका एग्जाम है अगले महीने में उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और ये 2018 बैच वालों के लिए है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2018 बैच वाले के लिए पढ़ने जा रहे हैं और आज हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, यानी कि पुराना प्रश्न पत्र देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा है? प्रीवियस ईयर पेपर 2017 बैच का। ठीक है, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको थोड़ा पैटर्न बता दें कि चतुर्थ सेमेस्टर में कैसे आएगा। चूँकि आप लोगों ने एग्जाम दिया है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का तो आप जानते होंगे कि कैसे पेपर आता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यानी कि बहुविकल्पी जो है 5 बहुविकल्पी आएगा। ठीक है, और 5 बहुविकल्पी के बाद जो है 6 प्रश्न जो है 6 प्रश्न जो है वो वेरी शॉर्ट, यानी 1-1 नंबर का वेरी शॉर्ट आएगा, वेरी शॉर्ट। ठीक है, 6 5 11 और आपका 7 क्वेश्चन जो है थोड़ा शॉर्ट रहेगा, यानी कि 2-2 नंबर का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो आपका ये 1-1 नंबर का रहेगा, ये भी 1-1 नंबर का रहेगा और ये 2-2 नंबर का रहेगा। नंबर जुड़ के देखिए, ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का और ये 14 नंबर का। 14 6 20 5 25 नंबर का। इस तरह से आपका पेपर आता है। 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 प्रश्न जो है वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघु उत्तरीय आते हैं और 7 प्रश्न जो है शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय आते हैं। ठीक है, मैथ में भी यही पैटर्न चलता है और भी जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उनमें भी यही पैटर्न चलता है। तो आज हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करने जा रहे हैं 2017 बैच में जो आया था। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए और आप ये जरूर देखते जाइएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जो अगले महीने एग्जाम होगा। और अगर आप इनको लगा लेते हैं, समझ लेते हैं और इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं तो आप काफ़ी आसानी से आप मैथ में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी ईजी पेपर होता है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं तब, नहीं पढ़े हैं तो कठिन भी हो जाता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन आपका था कि परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप बताइए। का सरलतम रूप ये पूछा था। ठीक है, ऑप्शन दिया है 8 बटा -5, 16 बटा -25, 8 बटा 25 और -8 बटा 25। ठीक है, ये पेपर जो है अभी हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं तो शुरू में या वीडियो के लास्ट में हम डाल देंगे, आप क्वेश्चन आसानी से देख लीजिएगा कैसे हैं। तो -32 बटा 100
है इसको कहा है सरलतम रूप में लिखिए, तो इसका सरलतम रूप देखिए क्या होगा। सरलतम का मतलब होता है जितना ये कट सकता है उतना इसको काट दीजिए, फिर उसके बाद इसको लिख दीजिए। तो अगर -32 है बटे -100 है, अगर इसको हम सरलतम रूप में लिखना चाहें तो देख रहे हैं माइनस से माइनस पहले कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा 32/100, ये सीधे सीधे हो जाएगा। अब इसको काटिए अगर तो 4 से कटेगा, 4 बटे 32 और 4 से 4 दूना 8 और 4 पच्चीस 20, यानी 25 बार में उत्तर कितना आ रहा है 8/25। यानी कि इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, यानी कि जिस ऑप्शन में आपका 8/25 रहेगा वो ऑप्शन आपका सही है, यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है 8/25 वो सही हो जाएगा। तो कहा था पहला क्वेश्चन क्या, एक नंबर में परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप लिखिए, तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा 32/100, माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको जब काटेंगे तो 8/25 आ जाएगा। तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको बस ये जानने ला है कि कभी भी अगर एग्जाम में सरलतम रूप पूछता है तो इसको क्या करेंगे, आप उसको जितना छोटा से छोटा कर सके उतना छोटा छोटा कर देंगे, वही उसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस हैं, उनको लगाना कैसे है। आप क्वेश्चन को लगाना सीखे, क्योंकि एग्जाम में डाटा चेंज मिलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा था, दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है 0.0000001 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में लिख दूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है 0.001, दूसरा ऑप्शन है 0.01, तीसरा ऑप्शन है 0.0001 और चौथा ऑप्शन है 0.1। ये क्वेश्चन आपका। अब देखिए इसको लगाने के कई तरीके हैं। घनमूल निकालना है, अब घनमूल का मतलब आप समझते होंगे, और वर्गमूल रहता तो उसका भी मतलब आप समझते होंगे। अगर नहीं समझते हो तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। घनमूल का मतलब होता है कि जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम समझाते हैं थोड़ा अलग, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 का अगर घनमूल कहेगा तो 8 का घनमूल क्या होगा, देखिए इसको हम तोड़ेंगे छोटे से छोटे भाग में, तो इसको अगर 2 के रूप में तोड़ो तो 2 × 2 × 2 हो रहा है, 2 दूना 4 दूना 8। अब देख घनमूल कहेगा तो इसका 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा, इसका घनमूल कहलाता है, यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर आपके क्वेश्चन दिया होगा इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट ना लगा के आप इसको भिन्न में बदल के भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर 0.5 है, इसको भिन्न में बदलना क्या करते हैं, 5 ऊपर लिखते हैं बटे दशमलव की जगह 1 बनाते हैं, इसके बाद जितना अंक है उतना 0 बढ़ाते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, भिन्न रूप हो गया। इसी तरह से जब इसको भिन्न रूप में लिखेंगे ऊपर वाले को, तब देखिए 1 है तो 1 ऊपर ऐसे ही रह जाएगा बटे, अब दशमलव को 1 बना लीजिए, दशमलव की जगह 1, और इसके बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 0, 3 4 5 6। ठीक है, अब घनमूल निकालना है तो इसके पूरे का घनमूल निकाल दीजिए। घनमूल के देखिए ये वर्गमूल का चिन्ह है, लेकिन जब यहीं पे अगर आप 3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। तो अब कह रहे हैं इसका घनमूल निकालिए, तो 1 का घनमूल कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को हम 1 × 1 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा इसका घनमूल 1 ही आएगा। तो इस तरह से 1 का घनमूल ऊपर तो 1 हो गया बटे, अब इसका घनमूल पूछ रहा है तो 3 का जोड़ा बनाना है, तो देखिए ये और ये। ठीक है, अब अगर इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए अगर देखिए कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है, यानी कि अगर 100 × 100 लिखे हैं तब भी देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर 100 × 100 करेंगे तब भी आपका यही आएगा। ठीक है, तो इसका अगर देखिए इसमें 3 का जोड़ा बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, 3 का जोड़ा बन जा रहा है, यानी कितना नीचे आ जाएगा, यानी कि 100 नीचे आ जाएगा। नहीं तो आप यहीं से देख लीजिए, 3 में से 1 0, इस 3 में से 1 0, 1 1 0 आएगा तो 2 0 तब भी आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या है इसका घनमूल 1/100। इसको बदल लीजिए दशमलव में, 1 रहेगा और 2 0 तो 2 अंक पे दशमलव, तो 1 अंक हमारे पास है, 1 अंक और बनाने हैं, 0 और बढ़ा देंगे दशमलव, यानी कि 0.0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या था, सही था। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है समीकरण, तीसरा क्वेश्चन, समीकरण 3x = 6 और
4x प्लस वाई बराबर 14 के हल में y का मान है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण एक दिया है 3x बराबर 6 और दूसरा समीकरण दिया है 4x प्लस वाई बराबर 14। तो कह रहा है कि इन दोनों समीकरण को अगर सॉल्व कराएं तो हमको y का मान क्या मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें बस एक ही पद है x वाला, इसमें भी अगर y वाला पद होता तो इसको समीकरण 1 मानते, इसको समीकरण 2 मानते और समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन चूंकि देख रहे हैं कि हमारे पहले समीकरण में केवल एक ही पद है, इसका मतलब क्या है, इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालना। तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6, x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/3, 3 इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, 3 दूना 6, x बराबर कितना आ जाएगा 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 4 गुणे 2 धन y बराबर कितना 14। अब देखिए 4 दूना 8 धन y बराबर 14 और y बराबर कितना हो जाएगा 14 ऋण 8 और y बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और आपके प्रश्न में y का मान ही पूछ रहा था, तो अब x का मान पूछे या y का मान पूछे, जो भी पूछेगा आप टिक कर देंगे, बस आपको प्रश्न को लगाने आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 पद रहता, इसमें भी x के साथ y भी रहता, तो दोनों को समीकरण 1 समीकरण 2 मान के लगाते। क्योंकि इसमें बस एक ही पद था तो एक पद से हम x की वैल्यू निकाल लिए, इसी वैल्यू को ले जा करके हम समीकरण 2 में पुट कर दिए और उसको सॉल्व कर दिए, तो हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बस लगाना सीख जाइए, हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें इस तरह के प्रश्न भी करा देंगे और साथ में 2 पद वाले प्रश्न भी करा देंगे, ताकि दोनों समीकरण को कैसे लेकर के सॉल्व करते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन आपका पूछा था कि साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री का मान बताइए, क्या होगा। ऑप्शन दिया था 1/2, 1, 1/4 और 2, ये 4 ऑप्शन दिया था। पूछ रहा था कि इसका मान बताइए। अब इसको लगाने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इसको लगाने के 2 तरीके हैं, आप जैसे लगाना चाहें आंसर दोनों से सेम आएगा। या तो इसको हम साइन को कॉस के रूप में चेंज कर दें, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं तो हम प्रश्न को सॉल्व करते समय सिखा देंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई चैप्टर चलेगा तो उसमें सिखा देंगे। अभी आप इस प्रश्न को लगाना सीखिए। सबसे आसान तरीका तो ये है कि अगर आपको वैल्यू पता हो तो सीधे आप वैल्यू पुट कर दिए। जैसे साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो चूंकि जानते हैं कि साइन 60 अंश बटे कॉस 30 अंश, ये तो प्रश्न हो गया हमारा कॉस 30 अंश। और हम जानते हैं कि साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 और कॉस 30 अंश का भी मान कितना होता है कड़ी में 3/2। ये आपके गणित की किताब में सारे जो हैं साइन कॉस टेन कॉट जितनी सबके वैल्यू होते हैं वो आपके दिए होंगे, तो उनको एक बार आप अच्छे से देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, याद करने का पैटर्न भी होता है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट जाए कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो सीधे हम वैल्यू पुट करके भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है, उसको देखिए कैसे लगाएंगे। होता क्या है, साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 को लिख सकते हैं 90 ऋण 30। अगर 90 में से 30 घटाएं तभी तो 60 ही बचेगा, यानी 60 के जगह ही लिख दिया 90 ऋण 30 बटे कॉस 30, तो दिया ही है हमारा। अब आप देखिए, अब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आप किताब खोल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व कीजिए। साइन 90 ऋण थीटा यानी कॉस थीटा यानी कि कितना कॉस 30, और नीचे क्या दिया है, नीचे भी cos 30 दिया है। अब cos 30 से cos 30 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना 1, यानी कि आपका 20 में भी क्या होगा, एक ही आंसर होगा। तो आप एग्जाम के टाइम में चाहे ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, आपको लगा के तो एग्जाम में दिखाना नहीं है ऑब्जेक्टिव वाले में, तो किसी भी तरह से आप सॉल्व करके बस आपको आंसर निकाल करके टिक कर देना है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अगर इतना आप कर दिए तो आपका मान लीजिए 4 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, एग्जाम में 4 नंबर मिल गए। तो इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको एक बार सब चीज़ देखे हुआ होना चाहिए, आपको हर चीज़ मतलब जैसे इसमें वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तब आसानी से आप लगा पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया था, ये कह रहा है कि 7 पे घात है कितना 1/5 ऋण 7 पे घात है 1/3। कह रहा है कि का मान बताइए, का मान बताइए।
देखिए ये आपसे कह रहा है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया है, ऑप्शन आप देखना चाहेंगे तो ऑप्शन दिया है 7 पे 2/15, 7 पे ऋण 2/15 और 7 पे 1/15 और 7 पे 3/5, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए ये घातांक वाला क्वेश्चन है, तो आपको घातांक का चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आधार सेम होता है, घातांक अलग होता है और वो भाग में होते हैं तो उनका क्या प्रोसेस होता है। तो आप यहीं पे देख लीजिए छोटा सा कि अगर a पे कोई घात m है और a पे ही घात n है तो इसका जो मान होता है a पे घात m ऋण n होता है। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो आप इसी को इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख लीजिए और ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लीजिए। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 1 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है और अति लघु उत्तरी, लेकिन अति लघु उत्तरी में आपको सॉल्व करके दिखाना रहता है और ऑब्जेक्टिव में बस आपको आंसर टिक करना होता है। इसको सॉल्व करके देखिए, 7 पे 1/5 है और 7 पे 1/5 तो मान लीजिए m हो गया। अब ऋण n की जगह क्या है 1/3 है तो 1/3 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको आप अलग सॉल्व करेंगे या यहीं सॉल्व कर लीजिए। 5 और 3 का लॉस कितना हो जाएगा। अब ये सिंपल सा घटाना हो गया, 1/5 ऋण 1/3, तो इसको घटाना क्या करते हैं आप 5 3 का लॉस लेते हैं, 15 हो जाएगा। 15 में 5 से भाग दीजिए, 5 ये 15 यानी कि 3 ऋण 3 से भाग दीजिए 15 में 3 5 15, 5 का नाम 5 यानी कि 3 में से 5 जाए कितना बचेगा ऋण 2/15, यानी इसको सॉल्व किया तो कितना आया ऋण 2/15, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर देखिए कहाँ है, ये बी वाला ऑप्शन में क्या है, सही है। तो ये देखिए कितने इजी क्वेश्चंस थे जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि 5वां प्रश्न ये था, यानी इस तरह से आपके कुल 5 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के खत्म हो गए। तो अगर आप इनको सही से टिक कर देते हैं एग्जाम में तो मान के चलिए आपका 5 नंबर फिक्स हो गया। अब आपको पास होने के लिए बस 7 नंबर की आवश्यकता है। और अब अगर आप एक नंबर का क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरी है उसको सॉल्व कर देते हैं तो आपका 6 नंबर वो 5 नंबर ये 11 नंबर कंफर्म हो गया। अब बचेगा आपका लघु उत्तरी में 7 प्रश्न है 14 नंबर के, तो आप उनमें से अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी लगा देते हैं तो कम से कम पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं, लेकिन बस आप सीखते रहिए, अच्छे से देखते रहिए, आसानी से आप पेपर को पास कर जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि सब तरह के प्रश्न एक बार आप देख लें, ठीक है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से पास कर जाएं। ठीक है, तो चलिए ये थे हमारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रीवियस ईयर यानी 2017 में 4th सेमेस्टर के पेपर में पूछा था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं जो अति लघु उत्तरी था, वेरी शॉर्ट, यानी कि 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है 6वां प्रश्न है 8000 का घनमूल बताइए। 8000 का घनमूल बताइए। ठीक है, अब घनमूल बताना है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। घनमूल का मतलब होता है कि हमको 3 का जोड़ा बनाना है। अब आप कैसे भी बनाएं, या तो लॉसर लेकर के गुणनखंड करके बनाएं या डायरेक्ट आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट करके बनाएं। तो हम इसको लगाते हैं 2 तरीके से। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 8000 है, इसका घनमूल निकालना है, यानी कि 3 ये सिंबल है इसका, 3 बना करके और ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये घनमूल है और ये बस ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो आप 2 मान के चलते हैं। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये घनमूल का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ हमको घनमूल निकालना है, यानी कि इसके अंदर का जो अंक है इसको 3 का जोड़ा हमको बनाना है। तो अगर इसको आप थोड़ा अलग अलग लिखें, देखिए तो 8 × 1000 लिख सकते हैं, 8 × 1000 8000 होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1000 क्या लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, ये लिख सकते हैं। अगर आपका ऐसे दिमाग काम कर रहा है, अगर इस तरह से आप तोड़ पा रहे हैं चीज़ों को तो आप ऐसे लिखिएगा, नहीं तो अभी दूसरा तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे चूंकि 3 है, यानी अंदर 3 का जोड़ा बनाना है, तो ये देखिए 3 का जोड़ा बन गया और ये भी देखिए 3 का जोड़ा बन गया। अब जोड़े में से 1 अंक बाहर आएगा, तो 3 का जोड़ा है तो 1 अंक बाहर आएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, गुणे इन्हीं में से 1 अंक बाहर आएगा, यानी 10 बाहर आ जाएगा। 10 दूना कितना हो जाएगा 20, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका घनमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सोच पाते हैं तो सीधे सीधे क्या कीजिएगा, जो जिस अंक का घनमूल कहेगा निकालने के लिए उसका आप लॉसर निकाल लीजिएगा। देखिए इसका लॉसर निकालना है, अगर 2 से कटेगा 2 चौके 8 0 0 0, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4 0 0 0, फिर 2 से कटेगा 2 का 2 0 0 0, 2 से कटेगा 2 5 10 00, 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 5 10 250, फिर किससे कटेगा 2 से कटेगा
2 125, 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, 5 25 25, फिर 5 से कटेगा, 5 25 25, फिर 5 से कटेगा 1। यानी कि इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 3 का जोड़ा बनाना है इसके अंदर भी, तो डिटेल अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको बराबर करके लिखेंगे 3 ये, और ये सारे अंकों को आप लिख देंगे इसके यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन तो इसको लिखने के बाद आपको जोड़ा ही बनाना है, तो हम जोड़ा डायरेक्ट यहीं भी बना लेते हैं। जोड़ा देखिए, एक जोड़ा ये बना 3 3 का, देखिए एक जोड़ा यहाँ बना 3 3 का, और एक जोड़ा ये बना 3 3 का। हर जोड़े में से एक एक अंक बाहर आएगा, देखिए हर जोड़े में से एक एक अंक बाहर आएगा। इस 2 में से एक अंक बाहर जाएगा 2, इस वाले में से जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इस वाले में से 5, यानी 5 दूना 10, 10 दूना कितना 20। तो इस तरह से लगाएंगे तभी 20 आएगा, और ऐसे लगाएंगे तभी 20 आएगा। आपको जो मेथड समझ में आए, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, जिस तरह से आप सोच सकते हो प्रश्नों को, उस तरह से करके आप लगाएंगे। आपको घनमूल निकालना है, ऐसे लगाएंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, इस तरह से लगाएंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, लेकिन ये अति लघु उत्तरीय है इसलिए लगाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, 1 नंबर का, ठीक है, अति लघु उत्तरीय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। एक समीकरण दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, एक समीकरण दिया है 16x² ऋण 25 बराबर 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए, ये कह रहा है। अगर इस प्रश्न को हल करने की बात कर रहा है, अगर इस प्रश्न को हल करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो x है इसकी वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए चूंकि बराबर 0 है तो लिखेंगे 16x² ऋण 25 बराबर कितना 0, 16x² बराबर, अब ऋण 25 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 25, यानी केवल 25। अब यहाँ से x² अगर बराबर लिखे हैं तो चूंकि 16 इधर गुणे में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी 25/16 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालना तो इधर जो स्क्वायर होता है जब ये हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा ये अंक 25/16। अब 25 का करड़ी में मान कितना होता है 5, और 16 का 4, यानी कि 5/4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसको हल करने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। तो आप इस प्रश्न को नीचे लिखेंगे सॉल्व लिख के ऐसे लगा देंगे इतना, तो आपको 1 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में आते हैं, इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, और जिनको आप थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इतने आसानी से आप लगा लेंगे कि बैक लगने का कोई चांस नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव सही से कर लेते हैं, अति लघु उत्तरीय सही से कर लेते हैं, तो लघु उत्तरीय में 7 प्रश्न होते हैं 14 नंबर के, तो आप उनमें से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न तो लगा ही लेंगे, कम से कम 2 लगा लेंगे, तभी आपका पासिंग से अधिक नंबर हो जाएगा। और आप अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो आप 25 में 25 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये पूछा था 4th सेमेस्टर के पेपर में, इस तरह के प्रश्न ही आते हैं, इसी तरह के प्रश्न आएंगे, बस आपको सीख लेना है कि कैसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए, और नहीं समझेंगे तो कठिन हो जाएगा। क्वेश्चन है 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताइए, बहुलक बताइए। इससे आसान प्रश्न शायद ही किसी पेपर में आए, ठीक है। कह रहा है बहुलक बताइए, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए, यानी कि ऐसी संख्या जो उस पूरे डाटा में सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। अब देखिए 12 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 10 1 बार आया है, 13 1 बार आया है। सबसे अधिक संख्या में यानी सबसे अधिक बार कौन आया है, 12 3 बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, लिखेंगे सीधे आंसर बहुलक बराबर 12, ठीक है। अब या लिख देंगे बहुलक बराबर क्या, ऐसे इसको एक्सप्लेन, चूंकि 1 नंबर का है ऐसे लिख देंगे तभी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चूंकि उपरोक्त डाटा में 12 जो है सबसे अधिक बार यानी 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या होगा 12 होगा। नहीं तो आप सीधे बहुलक डाल के बराबर 12 लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 नंबर मिल जाएगा, नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः
घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। आयतन को ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आपके सामने है। ये थोड़ा सा एक नंबर में मुझे लगता है थोड़ा कठिन क्वेश्चन दे दिया था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और डाटा इसका ऐसा दिया है कि सेट नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा परेशान करने वाला प्रश्न था, इसको थोड़ा समझते हैं हम। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये एक चौकोर कागज है आपका, कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबे। हम मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, यह लंबाई, और कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर चौड़े, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा आयत है ये। देखिए आयत है, कह रहा है लंबाई के परितः घुमाने पर। लंबाई के परितः जब कहा तो यानी कि लंबाई को हम स्थिर मान के एक अच्छे को, जैसे मान लीजिए हमने इसको स्थिर मान लिया, तो लंबाई के परितः यानी कि लंबाई को ऐसे घुमा देना है। ठीक है, लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसे घुमा देंगे तो देखिए ये एक बेलन बन गया। ठीक है, बेलन। अब बेलन जब बन गया तो ये देखिए ये हमारी जो हाइट है h, इसमें जो है h की वैल्यू क्या हो गई, h की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। और जो ये जो सरफेस बना ये वाला, इसको बोलते हैं परिधि। परिधि बोलते हैं। परिधि का मतलब होता है चारों ओर जो ये घूमा हुआ गोल सा। परिधि का मतलब होता है क्या, 2πr। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जितनी इसकी चौड़ाई रही होगी। तो चौड़ाई कितनी थी, 3.5, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू आप निकाला, क्या हो जाएगा, 3.5/2π। यही चीज़ इसमें समझने वाला था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें कि आपको ये चीज़ समझ जाएं कि जो इसका हाइट होगा वो क्या होगा और इसका जो परिधि होगा वो क्या होगा। अगर आप हाइट को 3.5 मान लेते हैं, परिधि को 10 मान लेते हैं, तो आंसर आपका जो आएगा वो गलत आंसर आएगा। तो लंबाई के परितः कहा है, जिसके परितः कहेगा वही उसकी हाइट हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। अगर चौड़ाई के परितः कह देता तो चौड़ाई उसकी हाइट हो जाती। ठीक है, तो अब परिधि इसका कितना हो गया, 2πr। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लिए, 3.5/2π। अब आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। अब क्या होता है πr², पाई को पाई ही रहने दीजिए, r², r का वैल्यू है 3.5/2π, इसका स्क्वायर इंटू h। h की वैल्यू कितना है, 10। देखिए कितना डाटा कितना गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न आ गया था एग्जाम में, लेकिन इसका डाटा इतना सही था नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन ये है नहीं, लेकिन अब दे दिया तो कोई बात नहीं है। देखिए पाई गुड़े 3.5/2π गुड़े 3.5/2π गुड़े 10/1 लिख दीजिए। अब देखिए एक पाई से एक पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 × 5 = 10 कट जाएगा। ठीक है, अब ये पाई रह गया तो इसको देखिए बदल दीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3.5 कुछ नहीं जाती, इसको हटा दीजिए, /10 हो जाएगा, गुड़े फिर ये देखिए 3.5 को हटाइए, 35/2π है यानी कि 20, और पाई का मान बदल दीजिए 22/7, यानी कि 22 ऊपर लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, गुड़े 5/1। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको काटिए जरा, देखिए 5 चौके 20 कट जाएगा। फिर इसको देखिए 2 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10 और 5 से 35। ठीक है, तो क्या हो गया 49 गुड़े 35/4 दूना 8 गुड़े 22। तो इसको आप सॉल्व करेंगे जो भी है डाटा। अगर आप एग्जाम में इतना ही करके छोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये प्रोसेस सही सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में अगर टाइम नहीं है तो आप ऐसा क्या ऐसे ही आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको आप टाइम है सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आना चाहिए जो है 9.76 ऐसे कुछ करके आंसर आएगा इसका। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। ऐसे कुछ प्रश्न इसका अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डाटा अगर इतना गड़बड़ आता है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम अपना वेस्ट होगा एक नंबर के प्रश्न में। ठीक है, आप इतना कर देते हैं बहुत है। आपको मेन चीज़ ये है, इस चीज़ को आपको समझना, अगर डाटा अच्छा देगा तो वो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था आपका 9। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 11 नंबर तक आप जाएंगे तो आपको वेरी शॉर्ट ही मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऋण 6x बराबर 0 को हल कीजिए। हल कीजिए। अब हल करने के जब कह दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा आगे ला दिए, -6x प्लस 9 ऐसे लिख दीजिए बराबर 0। ये हो गया कि द्विघात समीकरण। इसको आप सॉल्व करना जानते होंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ेंगे 2 भाग में तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 त्रिकी 9 हो जाएगा, और 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए कैसे, एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 3x। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 यानी कि ऋण 6x आएगा, और इन दोनों को गुणा करें अगर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तोड़ने का एक प्रोसेस होता है। अगर डिटेल सीखना चाहते हो तो आपको द्विघात समीकरण का वीडियो देखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण, अब जिसको दिक्कत होगा वो बता देगा कमेंट सेक्शन में, तो हम द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा बता देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें से x कॉमन लीजिए तो x कॉमन कितना बचेगा, x ऋण 3, और ऋण 3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, x ऋण 3 बराबर कितना 0। x ऋण 3 और x ऋण 3 बराबर 0। x ऋण 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि x ऋण 3 बराबर 0, और सीधे लिख देंगे x बराबर कितना 3। चूंकि x ऋण 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी हल करने पर क्या है, x का मान 3 आएगा। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। एक तरीका और देख लीजिए, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऋण 6x बराबर 0 है। इसका एक और तरीका लगाने का देख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर धन इसको लिख सकते हैं आप क्या, 3 का स्क्वायर, और ऋण 6x बराबर कितना 0। क्या हो गया, क्या हो जाएगा, देखिए इसको आप देखें अगर सॉरी एक मिनट और देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऋण 2 × 3 × x बराबर 0। अब इसको आप देखिए अगर तो a स्क्वायर प्लस इसको मान लीजिए b, तो b स्क्वायर ऋण 2a और b बराबर 0। ये एक आपका फार्मूला है a ऋण b का होल स्क्वायर, यानी कि a ऋण b, a की जगह क्या है x है, ऋण b की जगह क्या है 3 है, तो a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर कितना 0, यानी कि x ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा 3। इस तरह से लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा, और ऐसे लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा। अगर आप द्विघात समीकरण सॉल्व करना जानते हैं तो आप ऐसे लगा लीजिएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले पर रख के लगा लीजिएगा। किसी भी तरह से रख के लगाइएगा, आप ऐसे सॉल्व करके आंसर नीचे x बराबर 3 दिखा देंगे, तो इससे ये हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और चूंकि 1 नंबर का है, अति लघु उत्तरी है, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ही जो है नंबर मिलेगा। तो आप इस तरह से किसी भी तरीके से सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, अति लघु उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 था ये। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आए थे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटा का टाइम होता है, और 1 घंटा टाइम कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप अगल बगल अगर पूछते हैं तो मैथ का सेक्शन है, अगर जिसको आ रहा है तो वो पहले अपना करेगा, अपना करने के बाद आपको जब बताएगा तो आप क्वेश्चन को या तो आधा नोट करेंगे या तो नोट ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम खुद सीख लें कि कैसे लगाना है प्रश्नों को, ताकि हम कम से कम पासिंग नंबर तो कर लें, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी बैक वाली, और उसके बाद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, समस्या बढ़ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं, 11वां, वेरी शॉर्ट में 11वां क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है cot 45 अंश ऋण साइन स्क्वायर 45 अंश ऋण कॉस स्क्वायर 45 अंश धन साइन 90 डिग्री। कह रहा है इसका मान बताइए, कह रहा है इतने को हल कीजिए। हल करने का मतलब इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आएगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका इसका यह है कि अगर आपको सबका वैल्यू पता है कि cot 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, तो आप सीधे के सीधे सारा का सारा वैल्यू रख दीजिए, काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो सीधे मान रखिए, देखिए cot 45 का मान कितना होता है, tan 45 cot 45 दोनों का मान 1 होता है, तो यानी कि इसका मान 1 रहने दीजिए, ऋण साइन स्क्वायर 45 अंश। अब साइन 45 अंश का मान होता है 1/2, और cos 45 का मान भी होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, चूंकि स्क्वायर लगा है तो ऋण इसका भी क्या 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 ऋण, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/2, चूंकि कड़ी हट जाएगा, ऋण 1/2 और धन 1। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 ऋण, अब ऋण आधा यानी कि ऋण कॉमन ले लीजिए, मान लीजिए तो 1/2 धन 1/2 बचेगा ना।
अगर यहाँ से ऋण हम कॉमन लेना है तो इसको करेंगे तो क्या 1/2 बचेगा, और ये ऋण बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बचेगा, यानी प्लस 1/2। अब सॉल्व करेंगे, 2 ऋण आधा आधा जुड़ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 में से 1 जगह कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी इसको सॉल्व करने में कितना आंसर आया, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप वैल्यू रख के भी लगा सकते हैं। और देखिए, अगर वैल्यू आप रख के लगाएंगे, आप कोई ये कहे कि इसको हम माइनस कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर भी वैल्यू साइन कॉट 45 का और साइन 90 का रखना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप वैल्यू को अच्छे से याद कर लें, ताकि अगर वैल्यू वाले प्रश्न आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लें। देखिए, ये एक वैल्यू वाला प्रश्न ये हो गया, और एक और मान रखने वाला प्रश्न हम लोग पीछे देखे थे। ठीक है, तो यानी कि अगर आप वैल्यू याद रख लेते हैं तो कम से कम 2 नंबर का तो आपको वैल्यू का मिल ही जाएगा, और काफ़ी आसान है याद करना। ठीक है, अगर जो कोई जानना चाहता है कि कैसे वैल्यू याद करते हैं या फिर कैसे सीखना चाहते हैं, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर हमको ये चीज़ सीखना है कि वैल्यू कैसे याद रखते हैं, तो हम एक छोटा सा वीडियो बना के वैल्यू कैसे याद करना है सिखा देंगे, समझा देंगे। आप बस 1 लाइन का याद करेंगे, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो सब उसका ट्रिक है, अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और इसका जो आगे का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और हम लोग अभी अगले वीडियो में जब आएंगे तो इसी प्रीवियस ईयर पेपर का जो है लघु उत्तरी देखेंगे, यानी कि जो 2-2 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे। 7 प्रश्न हैं जो 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो अभी तक आप ये सीखे हैं कि अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न कैसे आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ जो भी आपके मित्र हैं या फिर जो भी आपके जान पहचान के हैं और वो अगर 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं डीएलएड का 2018 बैच का, तो प्लीज़ आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराएंगे मॉडल पेपर के तौर पे, और यकीन मानिए कि उनमें से आपके एग्जाम में जो है 100% प्रश्न लड़ेंगे और आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। 2017 बैच के जो 4th सेमेस्टर का पेपर हुआ था उसमें हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे, यानी कि 2-2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ जो है जिनको भी ज़रूरत हो उन तक आप ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।